थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, आ रहा है ना आवाज? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में। कोई भी प्रोसेस फिजिबल होगा या नॉन फिजिबल होगा। फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करते हैं हम लोग। तो वो सारा चीज हम लोग आगे अभी ये सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एंट्रोपी पहले डिस्कस करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस करेंगे, तो उससे हमको रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में पता चलता है। कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो चीज हमको वहां पे पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलेंगे बताओ तो तुम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? बोलो। हेलो हेलो। जो जल्दी में हो जाए। जो जल्दी हो जाए, और जो लेट से होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, ये टर्म तो बहुत बार सुने होंगे। यस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, वैसा रिएक्शन या वैसा प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसा प्रोसेस जो कि खुद अपने आप हो रहा है, उसको हमको थोड़ा सा प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि प्रोसेस which has tendency to occur, process which has tendency to occur, पहला by itself, जो अपने आप हो रहा है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, वो प्रोसेस नेचर में अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा बाय प्रॉपर इनिशिएशन। प्रॉपर इनिशिएशन मतलब क्या हुआ कि एक बार उसको थोड़ा सा हम लोग इनिशिएट कर दिए, ठीक है, शुरुआत इनिशिएट कर दिया, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है। मतलब बार बार उसको इनिशिएट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में हम लोग इनिशिएट कर दिए, तो उसके बाद रिएक्शन इनिशिएट करके छोड़ दिए, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है या प्रोसेस अपने आप चल रहा है, तो वो हो गया, उसको भी स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। या फिर तीसरा अंडर गिवन कंडीशंस, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शंस तुम लोग देखे होगे या प्रोसेस देखे होगे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में ही काम करता है। वो कंडीशंस अगर उसको नहीं मिला है तब तक वो रिएक्शन या वो प्रोसेस नहीं होगा। जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर चाहिए। जब तक वो उस टेम्परेचर पे नहीं जाएगा तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। उस टेम्परेचर, अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे कम है तो वो प्रोसेस अकर नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही वहां तक पहुंचेगा उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप होगा। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि अपने आप खुद होता है या फिर थोड़ा सा प्रॉपर इनिशिएशन का जरूरत पड़ता है, तो वो अपने आप उसके बाद वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस। जैसे कि एग्जाम्पल दो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कोई एक एग्जांपल दो। आवाज आ रहा है? यस हेलो, सर। पूछ रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल बताओ। डेफिनेशन तो पता चल गया ना? जो अपने आप होता है वैसा कोई प्रोसेस नहीं जानते हो तुम लोग? हेलो, कोई बोलोगे हाँ या नहीं? सर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस सबसे बेसिक एग्जांपल। मेल्टिंग ऑफ आइस में तुमको कुछ करना पड़ता है क्या? आइस को बाहर निकाल के रख दो, अपने आप वो होगा। सराउंडिंग में रख दोगे तो अपने आप वो मेल्ट करता है ना, उसमें हम लोग कुछ करते हैं क्या आइस में? बताओ। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, इवापोरेशन हो गया, इवापोरेशन ऑफ पानी जैसे कहीं पे गिरा हुआ है, वो अपने आप देखोगे थोड़ी देर में इवापोरेट हो गया पूरा। तो उसमें हम लोग थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है ना वो सारा प्रोसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दो गैसेस अगर प्रेजेंट है तो अपने आप आसानी से इंटरमिक्स हो जाएगा। तो ये सारा हो गया
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि अपने आप हो रहा है, या फिर वैसे प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा इनिशिएट करने का जरूरत पड़ता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। वुड में क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग इनिशिएट कर देंगे, थोड़ा सा इनिशिएट करने का जरूरत पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप होगा। बर्निंग ऑफ पेपर, किसी चीज को बर्न करते हैं तो अपने आप बर्न करता है ना, थोड़ा सा इनिशिएट करने के बाद। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जांपल्स हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लेना, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग हो गया, इवापोरेशन हो गया। तो ये सारा बेसिक है जो कि डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के एग्जांपल है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस का जस्ट उल्टा हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको कि अगर हम लोग वो पहला तो अपने आप वो नहीं होगा, या फिर प्रॉपरली अब अगर हम उसको इनिशिएट भी कर दिए फिर भी वो नहीं होगा। क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए हमको हमेशा क्या करना होगा, एक कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। जैसे ही वो एनर्जी हटाओगे या वो फोर्स हटाओगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो प्रोसेस काम करना बंद कर देगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर अकर कराना है हम लोगों को, या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराना है, तो वो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत हमेशा रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक वो प्रोसेस हो रहा है, वो कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहना चाहिए, क्योंकि फोर्स हटाओगे तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इट नीड्स, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, ठीक है, एक्सटर्नली, या फिर इसी को फोर्स के टर्म में हम लोग बोलते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स टू टेक प्लेस। ठीक है, तभी ये होगा। तो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कोई एक एग्जांपल बताओ। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर नॉन यस सर, स्पॉन्टेनियस तो नहीं। आइस आइस में कन्वर्ट करने के लिए सर हमेशा ठंडा में रखना पड़ेगा ना सर। वो चीज हुआ जैसे, तो मेल्टिंग के लिए भी तो ऐसे बोल सकते हो ना, कि मेल्ट करने के लिए अगर हम लोग वो कंडीशंस, अगर माइनस में टेम्परेचर रहेगा तो अपने आप मेल्ट करेगा क्या? नो सर। अगर जीरो से कम हमेशा टेम्परेचर है तो अपने आप मेल्ट करेगा? नो सर। तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए जैसे हम लोग वैसा प्रोसेस देखते हैं, जैसे मान लो ये, हाँ जैसे ये मोटर का वर्किंग जो होता है, पानी जो ऊपर जाता है टैंक में फिल होता है, तो उसमें देखोगे वो अपने आप नीचे, टैंक तो हमेशा ऊपर प्लेस्ड रहता है, तो नीचे से पानी जो ऑन करते हो तो वो जाता है ना, मोटर ऑन करने पे ही वो पाइप के थ्रू ऊपर जाता है टैंक में पानी, वो अपने आप जाएगा क्या? नो सर। अगर मोटर यूज नहीं करोगे तो अपने आप जाएगा? नो सर। तो जब नो तक सर। मोटर ऑन रहता है, जब तक वो वर्क करता है मोटर, तभी तक ना वो पानी ऊपर जाता है। जैसे ही बंद करते हो वो पानी ऊपर जाना बंद होता है या नहीं? तो वही चीज हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं कि जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स, वो मोटर वहां पे क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वाटर को, जो कि लोअर हाइट से ऊपर, अपर हाइट या हायर एल्टीट्यूड पे जा सकता है। तो वही चीज है, वहां पे वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जब भी कराना है हमको, अकर कराना है, तो उसके लिए हमेशा वो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहना चाहिए। जैसे ही वो फोर्स हटाओगे, अपने आप वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। अब जैसे कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हम लोग देख के कैसे बताएंगे, वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? क्योंकि देख के रिएक्शन को तो बोल नहीं सकते हैं। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन दे दिया तो देख के तो आइडिया नहीं लगा सकते हैं वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसके सडन सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। ये कलर दिखता है या नहीं? यस सर, दिख रहा है। क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो इसका जो सबसे मेन क्राइटेरिया होता है, चलो तीन क्राइटेरिया हम लोग यूज। सर क्या? व्हाइट बैकग्राउंड में ये कलर नहीं दिखता है। क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा? सर पीडीएफ में सर व्हाइट बैकग्राउंड में ये कलर नहीं दिखता है। चलो ये दिख रहा है ना,
यस सर। चलो ठीक है। तो क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी, इसमें 3 क्राइटेरिया होता है। एक डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी चेंज। दूसरा होता है डेल्टा एस, ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, एंट्रोपी चेंज। और तीसरा होता है डेल्टा जी, ये भी आगे डिस्कस करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन के या किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एंथैल्पी का क्राइटेरिया है, तो सिंपली देखो ये एंथैल्पी के अकॉर्डिंग है कि एंथैल्पी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का टेंडेंसी होता है कि वो अपने एंथैल्पी को या अपने एनर्जी को वो कम करना चाहता है। जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी होगा, जनरली बोला जाता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है अपने एनर्जी को कम करना चाहता है। ठीक है, वैसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जो कि अपनी एनर्जी को कम करेगा। तो एनर्जी अगर कम करेगा तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा बताओ, डेल्टा एच का साइन क्या होगा। अगर एनर्जी उसका कम हो रहा होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर रहा होगा, तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। एनर्जी अगर कम होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच एक्चुअली है क्या, चेंज इन एंथैल्पी है ना। तो किसी भी सिस्टम का अगर एनर्जी कम हो रहा होगा तो फाइनल एनर्जी कम होगा या इनिशियल एनर्जी कम होगा। सर फाइनल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना हमेशा। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करोगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, डेल्टा एच इज लेस देन 0। मतलब जो भी प्रोसेस अपने एनर्जी को लोअर करने का टेंडेंसी रखता है, उस वैसे प्रोसेस को जनरली हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जनरली, क्योंकि हर एक केस में ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जनरली स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव है, क्योंकि हर एक केस में ये वैलिड नहीं होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें कि डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बता सकते हो ऐसा प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बताओ। बोलो जल्दी। अरे यार, मेल्टिंग ऑफ आइस, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। यस सर है। आइस को अगर रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब वो वहां पे जो चेंज हो रहा है वहां पे बताना, तो डेल्टा एच का चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बोलो। मेल्टिंग आइस मेल्ट करने के लिए क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, या हीट रिलीज करेगा। सर एब्जॉर्ब। तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक या एंडो। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वो देख रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स वैसे मिल जाएंगे तुमको जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिर भी वो प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस है। तो सिर्फ हम लोग एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं, जनरली जो रिएक्शन या जो प्रोसेस अपने एनर्जी को लोअर करता है वो जनरली स्पॉन्टेनियस देखा गया, लेकिन ऑल केसेस में वो करेक्ट होंगे ऐसा नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी हो गया। उसी तरह एंट्रोपी, एंट्रोपी में हम लोग बोलते हैं कि वैसा प्रोसेस जो कि अपने रैंडमनेस को बढ़ाता है, रैंडमनेस को इंक्रीज करता है। क्योंकि एंट्रोपी एक्चुअली है क्या, एंट्रोपी को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो एंट्रोपी जो है वो मेजर ऑफ रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि किसी भी प्रोसेस में कितना डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। रैंडमनेस मतलब क्या हुआ, डिसऑर्डर्ड, समझ रहे हो।
रैंडम मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं ना रैंडम। बोलो। यस सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना रैंडमनेस है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस में कितना डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, तो उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। अगर ज्यादा रैंडमनेस होगा तो उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, कम रैंडमनेस होगा तो एंट्रोपी कम होगा। तो एक्चुअली एंट्रोपी का टर्म, एंट्रोपी को जब डिफाइन करते हैं तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी प्रोसेस का डिग्री ऑफ रैंडमनेस को जब हम लोग मेजर करते हैं तो वही चीज एंट्रोपी होता है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा अपने रैंडमनेस को बढ़ाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो जनरली बोला गया है, ये भी सारे केसेस में करेक्ट नहीं होगा, जनरली बोला गया है कि वैसे प्रोसेस जो अपने रैंडमनेस को बढ़ाना चाहता है वो ऐसा प्रोसेस जनरली स्पॉन्टेनियस होता है। तो रैंडमनेस को अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एस इसका क्या होगा बताओ? क्योंकि जो डेल्टा एस हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो जो फाइनल जो कंडीशन होगा उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा और जो इनिशियल होगा रैंडमनेस वो कम होगा। तो जो चेंज लिखेंगे तो इसमें डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना Yes, चाहिए। sir. तो ये भी, ये हम लोग बोलते हैं जस्ट कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि वैसा प्रोसेस जिसका एंट्रोपी बढ़ रहा हो, जिसका रैंडमनेस बढ़ रहा हो, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन हर एक केसेस में ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ पर रैंडमनेस घट रहा है लेकिन फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। बता सकते हो ऐसा? ऐसा प्रोसेस बताओ जहाँ पे रैंडमनेस घट रहा है, एंट्रोपी घट रहा है, फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बोलो बोलो। अच्छा ये बताओ तुम लोग पहले, सॉलिड, लिक्विड और गैस में 3 फेजेस हैं तुम्हारे पास, किसका रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर तुमको रैंडमनेस कंपेयर करना हो तो मैक्सिमम रैंडमनेस किसमें है? बोलो। हेलो। आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग? आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसका एंट्रोपी सबसे मैक्सिमम होगा, किसका रैंडमनेस सबसे ज्यादा है? सर गैस का। ऑब्वियसली गैस का। रैंडमनेस क्या होता है? डिसऑर्डर्ड फॉर्म, डिसऑर्डर्डनेस, डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट जिसमें सबसे ज्यादा है। तो किसके मॉलिक्यूल सबसे डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं? Sir, gas. अब तो गैस ही होगा। तो गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, गैस क्यों? क्योंकि सॉलिड का अरेंजमेंट तो पता है ना तुम लोगों को, एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न बना होता है, तो वो कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है सॉलिड में। लिक्विड में थोड़ा सा कम ऑर्डर्ड है, लेकिन गैस में तो पूरा बिल्कुल ही डिसऑर्डर्ड है। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म होगा उसका रैंडमनेस उतना ज्यादा, मतलब उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली गैस के मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी मैक्सिमम होगा, उसके बाद लिक्विड, और सॉलिड का सबसे लिस्ट एंट्रोपी होगा। तो वैसा प्रोसेस तुम लोग को पूछ रहे हैं जहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रहा है, एंट्रोपी घट रहा है लेकिन फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जैसे लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे विंटर का सीजन था, तो विंटर में देखे होगे कि जो एटमॉस्फेयर में गैस होते हैं प्रेजेंट, वो अपने आप वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है या नहीं? विंटर ड्रॉपलेट, विंटर सीजन में Yes, sir. देखे होगे ना, सुबह उठते हो तो पूरा ड्रॉपलेट्स बना हुआ है। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आता है? वो जो एटमॉस्फेयर में गैस है, मॉइस्चर है, वही तो कन्वर्ट होता है ना Yes, sir. वाटर में। तो प्रोसेस पॉइंट अपने आप होता है या उसमें कुछ करते हो? हम लोग कुछ करते हैं क्या उसमें? Sir, अपने आप होता है. अपने आप होता है। तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वहां पे एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? वो गैस से किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। इनिशियली तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में था ना, वाटर वेपर गैस है,
और वो फिर कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स में जो कि लिक्विड है, तो वहां पे गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। तो गैस से लिक्विड में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो प्रोसेस का एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। एंट्रोपी क्या हो रहा है वहां पे? अरे गैस से लिक्विड में होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज सर। डिक्रीज करेगा ना एंट्रोपी। डेल्टा एस इसका क्या होगा, लेस देन जीरो। डेल्टा एस लेस देन जीरो, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसका मतलब वो जो ऊपर लिखा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वो हर एक केसेस में वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जहां पे एंट्रोपी घट रहा है लेकिन फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया? तो ये दोनों हम लोग सिंपली नहीं बोल सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, या फिर सिंपली एंट्रोपी चेंज के बेसिस पे हम लोग प्रोसेस को बता देंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तीसरा जो होता है ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये एक्चुअली में एक फुल प्रूफ क्राइटेरिया है, ठीक है, एंट्रोपी डिसाइड करने में, क्योंकि ये क्या करता है, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज इन दोनों कंबाइन करके एक अपना अलग रिलेशन देता है, जिसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये रिलेशन होता है इन दोनों में, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे टेम्परेचर है, टी होगा टेम्परेचर, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी, और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे हम लोग प्रोसेस को डिसाइड करते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इसमें बोलते हैं हम लोग डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, ये कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, ये हमेशा हर केसेस के लिए वैलिड है। डेल्टा जी अगर किसी भी केस में किसी भी प्रोसेस के लिए नेगेटिव आ गया तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? तो इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। क्या दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो, यस सर। चलो जल्दी जल्दी इसको लिखो तो। हो गया? यस सर। यस सर। लिख लिए ना सब लोग? चलो, तो आगे हम लोग एंट्रोपी डिस्कस कर रहे हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऑलरेडी पहले ही बता चुका है तुम लोगों को, है क्या? इट इज डिफाइंड एज, फिर से लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है वो एक्चुअली एंट्रोपी से हमको पता चलता है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, ठीक है। अब ये एंट्रोपी देखो, रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और ये एंट्रोपी भी जैसे बाकी अदर टर्म्स हम लोग पढ़े थे, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, उसी के तरह एंट्रोपी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन समझते हो?
स्टेट फंक्शन समझते हो या नहीं? हेलो, स्टेट फंक्शन का मतलब पता है ना? यस सर। किसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन? सर जिसका वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। हाँ, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि मास चेंज करोगे एंट्रोपी चेंज होगा। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब सिर्फ एंट्रोपी का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सारा चीज पहले भी हम लोग देखे थे सारे प्रोसेसेस में, तो वैसे ही चलेगा यहाँ भी। मतलब हम लोग चेंज इन एंट्रोपी डिटरमाइन कर सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी डिटरमाइन किया जा सकता है, डेल्टा एस कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये सारा चीज है डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और जब भी किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस लिखोगे तो ये क्या आएगा? एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, ठीक है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। सर ये एंट्रोपी का प्रॉपर्टीज है। हाँ, एंट्रोपी के फीचर्स हो गए ओके ये सारे, ठीक है। अब मैथमेटिकली जब हम लोग एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी डायरेक्शन एक्चुअली बता रहा है कि वो प्रोसेस जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जानने के लिए हमको क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे हम लोग किसी सिस्टम का बात करेंगे, सिस्टम के टर्म में बात करेंगे, तो जैसे हीट फ्लो की बात करेंगे तो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम होगा या टू द सिस्टम होगा। तो हम लोग दो टर्म तुम लोग को बताए थे यहाँ पे, सिस्टम और सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाता है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग, तो यहाँ पे दोनों का हमको कंसिडरेशन करना होगा, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। तो एक्चुअली जो हम अभी ये सारा प्रॉपर्टीज लिखे हैं, ये सारा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली ये जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है, डीएस, चेंज इन एंट्रोपी लिख रहे हैं, डीएस यहाँ पे सिस्टम लिख, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू, और ये रिवर्सिबल आर ई वी बाय टी, समझ रहे हो, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जब लिखोगे तो ये इसका जस्ट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन हर केस में सेम नहीं रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम रहेगा। तो माइनस डी क्यू बाई टी होता है, ठीक है। वो देखते हैं डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का जो है ये हमारा स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये जो है ना, ये हमारा पाथ फंक्शन है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है ये कैसे स्टेट फंक्शन हो रहा है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला देखो क्या लिखे हैं हम लोग, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, समझ रहे हो ना। ये आर ई वी क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है? रिवर्सिबल को। तो देखो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई भी प्रोसेस जो है ये ए से बी जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही ड्रॉ करो, जैसे ये इनिशियल स्टेट ए है हमारा और ये हमारा बी है, फाइनल स्टेट बी है, ए से बी जाना है हमको। तो ए से बी जाने के लिए बहुत पाथ हो सकता है, हो सकता है ना? कोई इस पाथ से भी जा सकता है, कोई ऐसे ये वाला पाथ फॉलो कर सकता है, कोई इधर से ये पाथ फॉलो कर सकता है, या कोई ऐसा पाथ फॉलो कर सकता है। पाथ बहुत सारा पॉसिबल है या नहीं ऐसे भी जाने का? यस सर। बताओ। लेकिन अगर हम लोग रिवर्सिबल बोल दिए तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम लोग लगा दिए उसमें, तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे? जिसका पाथ फिक्स हो जाए, क्योंकि जिस पाथ से वो ए से बी जाएगा उसी पाथ पे वापस आएगा ना, तभी तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। बोलो।
Yes, sir. जब हम लोग रिवर्सिबल टर्म यूज कर लिए तो रिवर्सिबल टर्म में पाथ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा या नहीं बताओ? क्योंकि जिस पाथ को फॉलो करके वो ए से बी जा रहा था, वापस भी तो उसी पाथ पे आना पड़ेगा, तभी तो वो रिवर्सिबल होगा। नहीं तो रिवर्सिबल बोलेंगे क्या उसको? बोलो। नो। अगर वापस आने का पाथ डिफरेंट हो गया तो रिवर्सिबल तो नहीं होगा, वो होगा रिवर्सिबल? नो सर। तो जब भी फिक्स हम लोग हाँ, जब भी हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिए तो रिवर्सिबल प्रोसेस का पाथ क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ए से बी अगर हम लोग बोल दिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसका पाथ हो गया फिक्स। और उस पाथ पे जो एनर्जी चेंज हो रहा होगा, उस पाथ पे जो हीट चेंज हो रहा होगा, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं डी क्यू रिवर्सिबल से। अब ये डी क्यू रिवर्सिबल ये क्या होगा बताओ? अगर डी क्यू चेंज में अगर रिवर्सिबल लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है बताओ? डी क्यू रिवर्सिबल के कौन सा फंक्शन होगा, स्टेट या पाथ फंक्शन? Sir, state. स्टेट फंक्शन, क्योंकि अब इसका पाथ फिक्स हो गया, समझ रहे हो ना? डी क्यू रिवर्सिबल अगर लग गया है इसमें तो इसका पाथ कांस्टेंट है, पाथ चेंज नहीं हो सकता है। पाथ अगर चेंज नहीं हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आया? Yes, sir. तो इसलिए हमारा जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है, ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हमारा क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे जो डी क्यू रिवर्सिबल यूज किया गया ये हमारा स्टेट फंक्शन है, लेकिन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है ये हमारा पाथ फंक्शन है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में देखोगे हमेशा रिवर्सिबल होने का चांसेस नहीं है। सराउंडिंग में इरिवर्सिबल भी अगर प्रोसेस होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, पाथ तो डिफरेंट हो सकता है ना इरिवर्सिबल में। Yes, sir. तो पाथ डिफरेंट हो सकता है तो क्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो हीट है हमारा वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ अगर चेंज करोगे तो हीट भी चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो तुमको प्रोसेस रिवर्सिबल दिया गया है तो प्रोसेस रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस तुमको मेंशन किया हुआ है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो सिस्टम का चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा बट साइन में अंतर हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर प्रोसेस तुमको रिवर्सिबल मेंशन किया हुआ है तो उसमें जो एंट्रोपी ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ जाएगा, बस बस उसमें साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो उसको हम ऐसे टेबल बना के लिख देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम का और यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा एस सराउंडिंग का, ठीक है? और यहाँ पे प्रोसेस लिख दे रहे हैं। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के टर्म में ध्यान रखना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस ये एंट्रोपी कैसे निकलेगा, एंट्रोपी चेंज। तो हम लोग फॉर्मूला सिस्टम का क्या था, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे T1 से T2 या A से B। जो भी प्रोसेस हमारा A से B इंटीग्रेट कर देंगे तो वो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम आ जाएगा। और सराउंडिंग के लिए भी तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल ही होगा ना। अगर सिस्टम के लिए वो प्रोसेस रिवर्सिबल है तो सराउंडिंग के लिए भी रिवर्सिबल। तो यहाँ पे डी क्यू ये भी रिवर्सिबल, मतलब बोले जब रिवर्सिबल प्रोसेस दिया रहेगा तो उस समय एंट्रोपी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन में अंतर हो गया, देख रहे हो? एक अगर हमारा पॉजिटिव तो दूसरा यहाँ पे माइनस के साथ हम लोग डील करते हैं। और ये भी इंटीग्रेट करना होगा हमको ए से भी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। लेकिन अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तब फिर क्या करेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हमारा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला यही होगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ए से बी। समझ रहे हो? लेकिन अब यहाँ जो है ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला हीट चेंज लेना होगा। तो वो तुमको क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा कि इरिवर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है? ये ए से बी, ये अब हम लोग को यहाँ पे हीट चेंज जो लेना होगा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का है।
और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट चेंज क्या होगा, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक अलग अलग पाथ के लिए वो डिफरेंट होगा, तो वहां पे हमको इंटीग्रेट करके निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं इसको फाइनली माइनस टोटल जो इंटीग्रेट करने पे जो क्यू इरिवर्सिबल आएगा, ठीक है, जो फाइनल माइनस के साथ लिखते हैं ना, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। और यहाँ पे ये कौन से प्रोसेस के लिए है, प्रोसेस ए से बी वाले के लिए। ठीक है, ऐसे लिख लो, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, और ये ए से बी। ठीक है, आगे माइनस साइन है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के लिए, इसको नोट कर लो, लिख लियो इसको। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है या नहीं तुम लोगों को? दिख रहा है सर। यस सर। चलो, ठीक है, इतना नोट कर लिए? हेलो, Yes, sir. यस करिए। सर। चलो अब यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के लिए देखो, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अगर हमको एंट्रोपी के टर्म में स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज बोलते हैं हम लोग, सॉरी स्पॉन्टेनिटी है ना, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल देते हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स का मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज या फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होना चाहिए, वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जब बोल दिया हम लोग तो इसमें क्या आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर ही तो यूनिवर्स बनाता है ना, बोलो। तो ये अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों का एंट्रोपी चेंज मिलके अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगा बताओ? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जैसे मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे डेटा के फॉर्म में देखते हैं, H2O लिक्विड से ये जा रहा है H2O गैस, सॉरी H2O सॉलिड में, फ्रीजिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सेट ऑफ कंडीशंस में मेरे पास वैल्यू है, देखो टेम्परेचर यहाँ पे लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, इधर लिख रहे हैं हम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यहाँ पे लिख रहे हैं एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और इधर लिख रहे हैं हम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये डेटा है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं बिना डेटा के हेल्प से। टेम्परेचर जब -1 डिग्री सेल्सियस है तो -1 डिग्री सेल्सियस पे इसका एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है -21.85, ये किलो जूल पर मोल में है, ठीक है, एनर्जी। सॉरी, ये किलो जूल पर मोल केल्विन में होगा, क्योंकि एंट्रोपी का यूनिट क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डेल्टा एस एक्चुअली होता क्या है, ये dQ/T है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो जब भी इसका यूनिट होगा, ये यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, dQ का यूनिट, ऐसा यूनिट जूल है, जूल पर मोल में होता है जनरली। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, सर केल्विन। केल्विन। तो इसका जो यूनिट होगा ना चेंज इन एंट्रोपी का, ये जूल पर मोल केल्विन में मिलेगा, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। तो ये ध्यान रखना। तो डेल्टा सिस्टम का दिया हुआ है ये -21.85, सराउंडिंग का देखो इस -1 पे कितना है, 21.93। तो बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करो फटाफट, बताओ जल्दी क्या आ रहा है। सर 0.8। 0.8 या 0.08? सर 0.08।
क्या यार तुम लोग 0.08। अब ये देखो प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है ना, यस तो सर। एंट्रोप डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ। Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। तब खुद ही बताओ, अगर -1 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड आइस अपने आप सॉलिड में बदलेगा या नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है तो अपने आप वो फ्रीज होगा या नहीं, होगा sir. तो इसलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। डेटा के हेल्प से भी हमको पता चल गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो ये डेटा आता है, ये माइनस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है -21.99 और ये +21.99। देखो यहाँ पे 0 हो गया एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो क्या बताए थे, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड भी जा रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड भी आ रहा होगा, क्या होगा या नहीं। होगा sir. और तुम लोग को ये भी बताए थे, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो उस समय एंट्रोपी चेंज जो होगा सिस्टम और सराउंडिंग का, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट साइन में डिफरेंस होगा, बताए थे। यस सर। जब Yes भी sir. कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, साइन में डिफरेंस होगा। यहाँ पे देख लो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो देख लो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, यस सर। और साइन क्या है, डिफरेंट है। समझ रहे हो बात को ना। यस सर। चलो अब 1 डिग्री सेल्सियस पे देखना, 1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा क्या, ये वाला जो रिएक्शन लिखा गया है 1 डिग्री सेल्सियस पे रिवर्सिबल होगा या नहीं होगा। हम्म, अरे 1 डिग्री सेल्सियस पे रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल। Sir, reversible. रिवर्स 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो लिक्विड से सॉलिड जाएगा क्या वो, 1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा। नो तुम लोग सर। क्या यार पढ़ते हो, 1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, नो सर। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस जो लिखे हैं वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ क्या होना चाहिए। नॉन। नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेटा के हेल्प से भी देख लेते हैं हम लोग। डेल्टा एस देखो सिस्टम का -22.13 और ये है +22.05। यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग का निकालो जल्दी फटाफट, क्या आ रहा है। ऐड करो जल्दी। Sir, -0.08. -0.08। अब ये देखो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो आ गया वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पता चल गया या नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस पे वो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यस आइडिया सर। लग गया ना। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी, तो वहां पे तुम सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों का सम निकाल लेंगे, तो उसी को बोलते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेस देन जीरो है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो है मतलब वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें बताना तुम लोग H2O लिक्विड से ये कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, ये जेई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, और ये तुमको कंडीशन भी दिया गया 1 atm
और 373 केल्विन। ठीक है, इसमें तो 4 ऑप्शन है। डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी, डेल्टा एस सिस्टम लेस देन 0 and delta S surrounding less than 0. C, delta S system greater than 0 or delta S surrounding less than 0. Option D, delta S system less than 0, delta S surrounding greater than 0. चलो बताओ, ये जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से जो ऊपर समझ गया होगा तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लो। सर डी। डी, नहीं नहीं, डी तो गलत है। सर सी होगा। हम्म, C is the correct answer. आ गया सबका C? हम्म, आया या नहीं? आ गया सर। बताना नहीं है ना? नो सर। बताओ, आंसर करेक्ट आंसर C है। तो यही सब सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स से, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखने का जरूरत है। बताना है ये क्या, ये हो गया? सबका बन गया? किसी को पूछना है तो बोलो, बता देंगे। नहीं पूछना है तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस और नो? नो सर। चलो ठीक है, आई एज्यूम कि सबसे बन गया होगा ये। चलो, तो ये हो गया, एंट्रोपी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो भी हो गया। अब हम लोग एंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ते हैं। एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज सिस्टम का कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस में कैसे हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। इसका क्या होगा, जैसे मान लो ये हम लोग पीवी कर्व ऐसे ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस 1 है, यहाँ पे जो कंडीशन है ये P1 है, V1 है और T1 है। ठीक है, मतलब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे जो गए हम लोग P2 है, V2 है और T2 है। ठीक है, कंडीशंस एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे हमको एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो ds जो था हमारा सिस्टम का ही कैलकुलेट कर रहा है, ये क्या था dq/t। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और ये T1 से T तक इंटीग्रेट करना होगा। कंडीशन 1 से कंडीशन 2, ये स्टेट A एज्यूम कर लेते हैं, ये स्टेट B।
तो ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान देना, ds को इंटीग्रेट करोगे डेल्टा s, और ये क्या आ गया dq/t, और इसको a से b तक इंटीग्रेट करना होगा, जो भी कंडीशन आएगा तब ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग dq प्लस, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या था, du इज इक्वल टू dq प्लस dw था। du इज इक्वल टू dq प्लस dw था या नहीं, यस सर। फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे हम लोग dq क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू du माइनस dw लिख सकते हैं, बोलो। और एक और फॉर्मूला तुम लोग को बताया था, du इज इक्वल टू ncv dt, मतलब डेल्टा u इज इक्वल टू ncv डेल्टा t था, तो उसको हम लोग du इज इक्वल टू ncv dt लिख सकते हैं, और dw इज इक्वल टू माइनस p dv लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले, ये सब पहले बताया हुआ है, जल्दी से इसको देखो, याद है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. चल ठीक। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा एस के जगह, सॉरी, डी क्यू के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं डी यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू और ये बाई टी, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी। तब ये इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, डी यू बाई टी, और ये हम लोग ए से बी माइनस डी डब्ल्यू बाई टी कर सकते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग। इंटीग्रेशन का रूल है, ये सब पढ़े हो ना, ये सब बेसिक। अब डी यू के जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, डी यू का फॉर्मूला क्या था, एनसीवी डी टी, तो डी यू के जगह आ गया हमारा एनसीवी डी टी बाई टी। अब ये देखो, सिर्फ टी के इंटीग्रेशन के फॉर्म में आया है, तो टी के इंटीग्रेशन के फॉर्म में आया है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, टी को ही इंटीग्रेट करना है, मतलब T1 से T2, इनिशियल टेम्परेचर हमारा T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, माइनस। अब डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, टी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डीवी, यही आएगा, माइनस पी डीवी बाई। अब देखो ये हो गया हमारा एन सी वी डी टी बाई टी, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से T2, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। अब प्लस तो हो गया, अब वहां पे ऊपर dv है नीचे t है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा pv इक्वल टू nRT है। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो तो nRT बाई v पुट कर सकते हैं, यस सर। तो p की जगह हम पुट कर दिए nRT बाई v और इनटू dv बाई t, है ना ये, तो t कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे क्या बच गया वहां पे बताओ, उस साइड क्या बच गया, एन आर dv बाई v। ठीक है, और वहां पे यही बचा ना, यस सर। और इसको इंटीग्रेट अब कहाँ से करेंगे, V1 से V2, क्योंकि वॉल्यूम का सिर्फ चेंज हो रहा है वहां पे। अब देखो NCV नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, CV कांस्टेंट रहेगा, तो NCV बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, और DT बाई टी का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, LNT आएगा, LNT यस सर। LNT, और उसमें लिमिट पुट कर रहे हैं T2 और T1, तो LN T2 बाई T1 इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे N कांस्टेंट है बाहर हो गया, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बाहर हो गया, dV बाई V का इंटीग्रेशन LNV, और लिमिट जब पुट करेंगे V1 से V2 तो ln V2 बाई V1 हो जाएगा। तो यहाँ से चेंज इन एंट्रोपी का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये हमारा ये फॉर्मूला एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। ये एंट्रोपी चेंज हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होंगे सभी के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट लिखो पहले।
उसके बाद अलग अलग प्रोसेस में भी बताएंगे, पहले इसको कर लो। स्क्रीन ऊपर कीजिए ना। और यस सर। ठीक है, यस। हो गया, लिख लिया। यस सर। देख लो जल्दी से। हो गया ना सबका? यस सर। चलो अब देखते हैं अलग अलग प्रोसेस में जल्दी जल्दी। सबसे पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1 इक्वल टू T2 लिख लेंगे। अगर T1 इक्वल टू T2 हो गया तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा? सिर्फ क्या बच जाएगा? NR ln V2 बाई V1। बताओ, देख लो एक बार अच्छे से। T1 T2 अगर बराबर है तो ln 1 हो जाएगा, और ln 1 का वैल्यू क्या होता है? हम्म, ln 1 का वैल्यू क्या होगा? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, क्या सो गए क्या सब लोग? ln 1 का वैल्यू क्या होगा? सर 0। 0। तो ln 1 अगर 0 हो गया तो उसके पहले वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया ना पूरा, तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ NR ln V2 बाई V1। और यहाँ से इसको लॉग में जब कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 NR, और यहाँ पे अब ये लॉग है मतलब बेस 10 हो गया, तो log V2 बाई V1 हो गया। ठीक है, तो ये एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक और चीज होता है कि हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग V2 बाई V1 की जगह पुट कर सकते हैं हम लोग P1 बाई P2। तो ये अगर प्रेशर के टर्म में लिखना हो हम लोग को तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 NR log V2 बाई V1 की जगह हम लोग P1 बाई P2 भी पुट कर सकते हैं। ये चेंज इन एंट्रोपी हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस में लगा सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा?
कांस्टेंट क्या रहता है आइसोकोरिक में? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब हम लोग बोल सकते हैं V1 इक्वल टू V2। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, अब उसमें ln v सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया NCV ln T2 बाय T1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 NCV log T2 बाय T1। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हो गया। तीसरा प्रोसेस आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे? dq इक्वल टू 0 होता है, चेंज इन हीट। Yes, sir. यस सर। तो चेंज इन हीट अगर 0 हो गया तो यहाँ तो डेल्टा एस हम क्या निकालते हैं, जो फॉर्मूला आया था dq बाई टी ही तो था। अगर dq ही 0 हो गया तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? 0, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं होता है। समझ रहे हो? और एक और प्रोसेस कौन सा बच गया? आइसोबारिक। दिख रहा है या नहीं तुम लोगों को स्क्रीन? यस ये सर आइसोबारिक प्रोसेस था, तो आइसोबारिक प्रोसेस में देखो ये क्या था, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोग डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? dq बाई टी। और dq एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ तो? NCP dt लिख सकते हैं, बोलो। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर NCP dt लिखेंगे, यहाँ पे Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो। जैसे हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग Cv यूज करते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग Cp यूज करेंगे। ये सर तो dq एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या लिख सकते हैं? NCP dt। और यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस डील कर रहे हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो dq की जगह क्या आ गया? NCP dt। और नीचे है t, तो यहाँ भी देखो NCP कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, dt बाई t का इंटीग्रेशन, ये T1 से T2। तो क्या फॉर्मूला बन गया? NCP ln T2 बाय T1। तो ये ध्यान रखना, आइसो कोरिक प्रोसेस में NCV ln T2 बाई T1 आया था, और यहाँ पे NCP ln T2 बाई T1 आया, तो डिफरेंस है CP और CV में। ठीक है, 2.303 NCP log T2 बाई T1, ये डिफरेंस है, दोनों सेम मत एज्यूम कर लेना। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, लिख लिए? Yes, sir. ये सर चलो, तो ये हम लोग सारे प्रोसेसेस में देख लिए चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल तुम लोग का कोई क्लास है क्या? नो सर No, sir. कल नहीं है क्लास, ऑफलाइन भी नहीं है ना? No, sir. चलो ठीक है, तो कल भी इसी टाइम पे लगा लेंगे क्लास, फ्री हो तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, हम टाइमिंग बता देंगे, कल भी एक क्लास अरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का इस वीक में क्लास नहीं हुआ था, कल एक क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है। टाइमिंग हम ठीक। इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में। तो कल क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे और प्लस गिब्स फ्री एनर्जी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. कर लोगे ना कल क्लास कोई? और बाकी जगह तो कहीं क्लास है नहीं कल, नो सर टेस्ट है क्या तुम लोग का? No, sir. नहीं. चलो, चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं डिस्कस, ठीक है। लिख लियो ना इतना तुम लोग? Yes, sir. लिख लिया. चलो ठीक है फिर, थैंक यू सर। Thank you, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।